जय हिंद। यूपीएससी ज्योग्राफी का आज हमारा चौथा लेक्चर है। आज के सेशन में हम बात करेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में इन डिटेल आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में, फिर बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, फिर समझेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में, और फाइनली हम बात करेंगे कुछ मेजर मिनरल्स के बारे में और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में, या फिर ये कहें कि पूरे के पूरे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में इन डिटेल लाइन बाय लाइन आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज की बातचीत हम शुरू करें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब शुरू करते हैं हम आज की बातचीत। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रॉक्स। और सबसे पहले सवाल आता है, व्हाट आर रॉक्स? रॉक्स का मतलब क्या होता है? ये जो हमारी क्रस्ट है, ये जो हमारा लिथोस्फीयर है, इसके अंदर जो भी मटेरियल्स मिलते हैं उन्हीं को बुलाया जाता है रॉक्स। मटेरियल्स ऑफ क्रस्ट और लिथोस्फीयर आर कॉल्ड रॉक्स। और ये जो टर्म है लिथोस, इसका लिटरल मीनिंग होता है रॉक। लिथोस का लिटरल मीनिंग क्या होता है? रॉक। विच मीन्स एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि लिथोस्फीयर इज रॉकोस्फीयर। एक टर्म और है पेट्रोलॉजी। और पेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? पेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ रॉक्स। पेट्रोलॉजी क्या है? पेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ रॉक्स। बहुत सिंपल। रॉक्स क्या होते हैं? द मटीरियल्स ऑफ क्रस्ट और लिथोस्फीयर आर कॉल्ड रॉक्स। लिथोस ये जो टर्म है, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? रॉक। विच मीन्स कि हम लिथोस्फीयर को रॉकोस्फीयर भी बुला सकते हैं। पेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? पेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ रॉक्स। अच्छा, ये जो हमारी क्रस्ट है, ये जो हमारा लिथोस्फीयर है, इसका सबसे छोटा, इसका सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट क्या कहलाता है? इसका सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट कहलाता है एलिमेंट। एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ क्रस्ट और लिथोस्फीयर। जब हम बात करते हैं पूरे के पूरे अर्थ के बारे में, तो 90% ऑफ द अर्थ जो है वो 4 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन से 4 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है? पहला है आयरन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है सिलिकॉन और चौथा है मैग्नीशियम। परसेंटेज भी दे रखा है। आयरन का परसेंट कितना है? 35। ऑक्सीजन का कितना है? 30। सिलिकॉन का कितना है? 15। मैग्नीशियम का कितना है? 13। जब हम पूरे के पूरे अर्थ के बारे में बात करते हैं तो 90% ऑफ द अर्थ जो है वो कौन से 4 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है? आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। लेकिन जब हम बात करते हैं सिर्फ अर्थ क्रस्ट के बारे में, तो 90% ऑफ द अर्थ क्रस्ट किन 4 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन। थोड़ा ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना। जब हम बात करते हैं पूरे के पूरे अर्थ के बारे में, तो 90% ऑफ द अर्थ कौन से 4 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है? आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। लेकिन जब हम बात करते हैं सिर्फ अर्थ क्रस्ट के बारे में, तो 90% ऑफ द अर्थ क्रस्ट किन 4 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको अपने नोट्स में एकदम साफ साफ लिखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अच्छा, जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं तो फॉर्म होते हैं कंपाउंड्स, तो फॉर्म होते हैं मिनरल्स। और जब एक से ज़्यादा मिनरल्स ऑर्गेनाइज होते हैं तो फॉर्म होते हैं रॉक्स। बहुत सिंपल। जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं तो फॉर्म होते हैं कंपाउंड्स या फिर मिनरल्स। और जब एक से ज़्यादा मिनरल्स ऑर्गेनाइज होते हैं तो फॉर्म होते हैं रॉक्स। विच मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स। या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये जो रॉक्स हैं वो बने हुए होते हैं मिनरल्स से। मिनरल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या हैं? मिनरल्स नेचुरली अकर होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग।
मिनरल्स की डेफिनेट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। मिनरल्स का डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। मिनरल्स के अंदर क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। मिनरल्स जनरली इनऑर्गेनिक होते हैं इन नेचर। ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं लेकिन जनरली इनऑर्गेनिक होते हैं। और इनऑर्गेनिक होते हैं इसका मतलब क्या है? दे आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम लाइफ। और इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है कोल। इंपॉर्टेंट मिनरल ग्रुप्स की अगर बात करें तो सिलिकेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, सल्फाइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स हैं। बहुत सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन है। इस बेसिक इंट्रोडक्शन की एक पिक्चर अपने दिमाग में बिठाओ ताकि आगे की चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। देखो हमने क्या बात की। सबसे पहले तो हमने बात की कि रॉक्स का मतलब क्या होता है। मटीरियल्स ऑफ क्रस्ट और लिथोस्फीयर आर कॉल्ड रॉक्स। ये जो टर्म है लिथोस, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? रॉक। पेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ रॉक्स। क्रस्ट का, लिथोस्फीयर का स्मॉलेस्ट कंपोनेंट क्या कहलाता है? एलिमेंट। जब हम बात करते हैं पूरे के पूरे अर्थ की तो 90% ऑफ द अर्थ 4 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन से 4 एलिमेंट्स हैं? आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। लेकिन जब हम बात करते हैं सिर्फ अर्थ क्रस्ट की तो 90% ऑफ द अर्थ क्रस्ट कौन से 4 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। एक से ज्यादा एलिमेंट्स जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो फॉर्म होते हैं कंपाउंड्स, मिनरल्स। और जब एक से ज्यादा मिनरल्स ऑर्गेनाइज होते हैं तो फॉर्म होते हैं रॉक्स। विच मीन्स कि मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स। मिनरल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या हैं? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग। मिनरल्स की डेफिनेट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। मिनरल्स का डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। मिनरल्स के अंदर क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। और मिनरल्स जो हैं वो जनरली इनऑर्गेनिक होते हैं इन नेचर। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि जो रॉक्स हैं वो मिनरल से बने हुए होते हैं। अब सवाल आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। और जब हम बात करते हैं रॉक्स के क्लासिफिकेशन की तो रॉक्स जनरली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के होते हैं? एक होते हैं इग्नियस रॉक्स जिनको बुलाया जाता है प्राइमरी रॉक्स। दूसरे होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स जिनको बुलाया जाता है सेकेंडरी रॉक्स। और तीसरे होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स जिनको बुलाया जाता है टर्शरी रॉक्स। बहुत सिंपल। रॉक्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? एक होते हैं इग्नियस रॉक्स, दूसरे होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरे होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में। एक लैटिन वर्ड है इग्नीस, IGNIS, इग्नीस। इग्नीस का लिटरल मीनिंग होता है फायर। इग्नीस का लिटरल मीनिंग क्या होता है? फायर। और इस इग्नीस से बना हुआ है इग्नियस। और ये जो इग्नियस रॉक्स हैं इनका ओरिजिन फायर के साथ में एसोसिएटेड होता है, इसलिए इनको फायर रॉक्स भी बुलाया जाता है। लैटिन वर्ड है इग्नीस। इग्नीस का लिटरल मीनिंग होता है फायर। और इग्नियस रॉक्स का जो ओरिजिन है वो फायर के साथ में एसोसिएटेड है, इसलिए इनको फायर रॉक्स भी बुलाया जाता है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है वो क्या है कि ये जो इग्नियस रॉक्स हैं वो फॉर्म कैसे होते हैं। अर्थ के अंदर से जो हॉट एंड मॉल्टन मटेरियल निकलता है, अर्थ के अंदर से जो हॉट एंड मॉल्टन मटेरियल निकलता है जिसे मैग्मा बुलाया जाता है, जिसे लावा बुलाया जाता है। जब ये मैग्मा, जब ये लावा कूल होता है, सॉलिडिफाई होता है और क्रिस्टलाइज होता है तो जो रॉक्स फॉर्म होते हैं उनको बुलाया जाता है इग्नियस रॉक्स। बहुत सिंपल, एक बार फिर से सुनो। अर्थ के अंदर से ये जो हॉट एंड मॉल्टन मटेरियल निकलता है जिसे मैग्मा बुलाया जाता है, जिसे लावा बुलाया जाता है, जब ये मैग्मा, जब ये लावा कूल होता है, सॉलिडिफाई होता है और क्रिस्टलाइज होता है तो जो रॉक्स फॉर्म होते हैं उनको बुलाया जाता है इग्नियस रॉक्स। एक सवाल ये भी आता है कि मैग्मा और लावा इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, जब ये हॉट एंड मॉल्टन मटेरियल अर्थ के सरफेस के अंदर ही कूल डाउन हो जाता है तो इसे बुलाया जाता है मैग्मा। और जब यही हॉट एंड मॉल्टन मटेरियल अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाता है, बाहर आ जाता है तो इसे बुलाया जाता है लावा। बाकी कोई फर्क नहीं है। अर्थ के अंदर ही अगर कूल डाउन हो जाए तो इसको बुलाएंगे मैग्मा, और अर्थ के सरफेस पे बाहर आ जाए तो इसको बुलाएंगे लावा। इग्नियस रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं? दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन
ऑफ हॉट एंड मॉल्टन मटेरियल्स नोन एज मैग्मा एंड लावा। एक चीज और ध्यान रख सकते हो आप कि इग्नियस रॉक्स का जो फॉर्मेशन है वहां पे एज सच कोई आग नहीं लगती है, फायर नहीं लगती है, लेकिन ये जो मैग्मा होता है, ये जो लावा होता है, इसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि इसको देखने से ऐसा लगता है कि आग जैसी जल रही हो। इसलिए हम आमतौर पर बोल देते हैं कि ये जो इग्नियस रॉक्स हैं ये फायर के साथ में एसोसिएटेड होते हैं और इसलिए इनको फायर रॉक्स भी बुलाया जाता है। ये जो इग्नियस रॉक्स हैं इनको प्राइमरी रॉक्स भी बुलाया जाता है। प्राइमरी रॉक्स क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज जितने भी रॉक्स हैं उनमें सबसे पहले ओरिजिनेट होने वाले, उनमें सबसे पहले फॉर्म होने वाले रॉक्स कौन से हैं? इग्नियस रॉक्स हैं। इसलिए इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी बुलाया जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि और जितने भी रॉक्स हमें दिखाई देते हैं वो सभी रॉक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इग्नियस रॉक्स से ही बने हुए हैं और इसलिए इग्नियस रॉक्स को पेरेंट रॉक्स भी कहा जाता है। देखो दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो ये कि एक लैटिन वर्ड है इग्निस, जिसका लिटरल मीनिंग होता है फायर, और क्योंकि इग्नियस रॉक्स का जो ओरिजिन है वो फायर के साथ में एसोसिएटेड है इसलिए इनको फायर रॉक्स भी बुलाया जाता है। जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि इग्नियस रॉक्स फॉर्म कैसे होते हैं। अर्थ के अंदर से जो हॉट एंड मॉल्टन मटेरियल निकलता है जिसे मैग्मा बुलाया जाता है, जिसे लावा बुलाया जाता है, ये मैग्मा, ये लावा जब कूल होता है, सॉलिडिफाई होता है और क्रिस्टलाइज होता है तो जो रॉक्स फॉर्म होती हैं उनको बुलाया जाता है इग्नियस रॉक्स। मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है? ये जो हॉट एंड मॉल्टन मटेरियल है जब ये अर्थ के सरफेस के अंदर ही कूल डाउन हो जाता है तो इसको बुलाया जाता है मैग्मा, और जब यही हॉट एंड मॉल्टन मटेरियल अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, बाहर आ जाता है और तब कूल डाउन होता है तो इसको बुलाया जाता है लावा। इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी बुलाया जाता है बिकॉज सभी रॉक्स में सबसे पहले ओरिजिनेट होने वाले रॉक्स कौन से हैं? इग्नियस रॉक्स। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि जितने भी रॉक्स हमें दिखाई देते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इग्नियस रॉक्स से ही बने हुए हैं और इसलिए इग्नियस रॉक्स को पेरेंट रॉक्स भी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि इग्नियस रॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एक पेज लो, उस पेज पे इन कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखते रहना। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो इग्नियस रॉक्स हैं इनमें फॉसिल्स नहीं होते हैं। दे डू नॉट कंटेन फॉसिल्स, दे आर अनफॉसिलिफेरस रॉक्स। फॉसिल्स क्यों नहीं होते हैं? उसके दो रीजंस हैं। एक तो ये कि अर्थ के ऊपर जब लाइफ की शुरुआत हुई उससे पहले से ही इग्नियस रॉक्स फॉर्म हो रहे हैं। अब उससे पहले से हो रहे हैं, लाइफ थी नहीं तो फॉसिल रिमेन्स कहां से आएंगे? और दूसरा जो बड़ा रीजन है कि ये जो इग्नियस रॉक्स हैं वो फॉर्म होते हैं मैग्मा से, वो फॉर्म होते हैं लावा से, और ये जो मैग्मा होता है, ये जो लावा होता है, इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है कि अगर कोई फॉसिल रिमेन हो भी तो वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए ये जो इग्नियस रॉक्स हैं इनमें फॉसिल रिमेन्स नहीं मिलते हैं, इनमें फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। दे आर अनफॉसिलिफेरस रॉक्स। दूसरा, ये जो इग्नियस रॉक्स हैं वो एजॉइक रॉक्स हैं। एजॉइक रॉक्स हैं इसका मतलब क्या है कि इनमें कोई लाइफ का ट्रेस नहीं होता है। लाइफ का ट्रेस क्यों नहीं होता है? एक रीजन तो वही है कि अर्थ पे लाइफ की शुरुआत हुई उससे पहले से ही इग्नियस रॉक्स फॉर्म हो रहे हैं, और दूसरा रीजन ये है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि अगर कोई फॉसिल रिमेन्स हो, अगर कोई लाइफ के रिमेन्स हो तो वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दो कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले तो ये जो इग्नियस रॉक्स हैं वो अनफॉसिलिफेरस रॉक्स हैं, फॉसिल्स नहीं मिलते हैं इनमें, और दूसरा ये जो इग्नियस रॉक्स हैं वो एजॉइक रॉक्स हैं। तीसरा, इग्नियस रॉक्स में लेयर्स नहीं होती हैं, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है, लेयर्स नहीं बनती हैं। रॉक्स की लेयर्स नहीं बनेंगी कि ये एक रॉक की लेयर है, ये दूसरी रॉक की लेयर है, ये तीसरी, रॉक्स की लेयर नहीं बनेगी। लावा की लेयर्स देखने को मिल सकती हैं लेकिन रॉक्स की लेयर्स नहीं देखने को मिलती हैं। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स साथ के साथ याद होनी चाहिए। इग्नियस रॉक्स एक तो अनफॉसिलिफेरस रॉक्स हैं, दूसरा एजॉइक रॉक्स हैं, तीसरा इनमें लेयर्स नहीं होती हैं, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता, चौथा इग्नियस रॉक्स आर ग्रेनुलर या फिर क्रिस्टलाइन रॉक्स। सिंपल लैंग्वेज बोलें तो इग्नियस रॉक्स में
क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं, ग्रेन्स देखने को मिलते हैं, दाने देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो ग्रेन्स हैं, इनका साइज कितना होगा, इनका टेक्सचर कितना होगा, इनका फॉर्म कितना होगा, क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि जो लावा है वो किस रेट पे और किस जगह पे कूल डाउन हो रहा है और किस जगह पे सॉलिडिफाई हो रहा है। अगर लावा बहुत धीमे धीमे कूल डाउन हो रहा है तो ग्रेन्स को, दानों को फॉर्म होने के लिए इनफ टाइम मिलेगा और मोटे दाने बनेंगे, कोर्स ग्रेन्स बनेंगे। लेकिन अगर लावा बहुत जल्दी जल्दी कूल डाउन हो रहा है तो ग्रेन्स को फॉर्म होने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा और इसलिए या तो क्रिस्टल्स मिलेंगे ही नहीं या थोड़े बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलेंगे। तो ये जो इग्नियस रॉक्स हैं ये ग्रैनुलर होती हैं, ये क्रिस्टलाइन होती हैं, इनमें क्रिस्टल्स मिलते हैं। लेकिन क्रिस्टल्स कैसे मिलेंगे ये डिपेंड करता है कि लावा किस रेट पे और किस जगह पे कूल हुआ और सॉलिडिफाई हुआ। ये जो इग्नियस रॉक्स हैं इनमें से वाटर परकुलेट नहीं करता है, इनमें से वाटर पास नहीं करता है। और वाटर पास नहीं करता है इसकी वजह से वाटर वेदरिंग से इग्नियस रॉक्स बहुत कम अफेक्ट होती हैं, लेकिन सारी नहीं होती, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे बसाल्ट की अगर बात करें तो बसाल्ट जो है वो बहुत इजीली इरोड हो जाता है, बहुत इजीली वेदर हो जाता है। लेकिन इन जनरल अगर बात करें तो इग्नियस रॉक्स की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि वाटर इनमें से परकुलेट नहीं होता है। ये जो इग्नियस रॉक्स हैं वो हार्ड भी हो सकती हैं, वो सॉफ्ट भी हो सकती हैं। जैसे ग्रेनाइट जो है वो बेहद हार्ड होता है और बसाल्ट जो है वो बेहद सॉफ्ट होता है। ये जो इग्नियस रॉक्स हैं वो ज़्यादातर एसोसिएटेड होती हैं वॉल्केनिक एक्टिविटीज से। भाई इग्नियस रॉक्स फॉर्म भी वहीं हो रही है ना जहाँ लावा निकल रहा है, जहाँ मैग्मा निकल रहा है, जहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। तो ये जो इग्नियस रॉक्स हैं वो वॉल्केनिक एक्टिविटीज से एसोसिएटेड होती हैं, इसलिए इनको वॉल्केनिक रॉक्स भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? वॉल्केनिक रॉक्स भी बुलाया जाता है। बहुत सिंपल, एक बार फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। एक छोटे से पेज पे इनको लिख लो। इग्नियस रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहली तो अनफॉसिलिफेरस रॉक्स हैं, मतलब फॉसिल रिमेन्स इनमें नहीं मिलते हैं। दूसरा एजॉइक रॉक्स हैं, मतलब लाइफ का कोई ट्रेस नहीं मिलता है। तीसरा स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता, लेयर्स नहीं होती हैं इन इग्नियस रॉक्स में। चौथा इग्नियस रॉक्स में ग्रेन्स देखने को मिलते हैं, क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं, दाने देखने को मिलते हैं। लेकिन ये ग्रेन का साइज, टेक्सचर, फॉर्म कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि जो लावा है वो किस रेट पे और किस जगह पे कूल और सॉलिडिफाई हुआ। ये जो इग्नियस रॉक्स हैं इनमें से वाटर परकुलेट नहीं करता है, वाटर पास नहीं करता है। इग्नियस रॉक्स हार्ड भी हो सकती हैं, सॉफ्ट भी हो सकती हैं। इग्नियस रॉक्स जो हैं वो जनरली वॉल्केनिक एक्टिविटीज से एसोसिएटेड होती हैं, इसलिए इनको वॉल्केनिक रॉक्स भी बुलाया जाता है। अच्छा, ये जो इग्नियस रॉक्स हैं वो दो तरीके से बन सकती हैं, मतलब दो तरीके की हो सकती हैं। एक तो अगर लावा अर्थ के सरफेस के ऊपर आ गया, बाहर आ गया और बाहर आके लावा सॉलिडिफाई हुआ तो जो इग्नियस रॉक्स फॉर्म होंगी उनको बुलाया जाएगा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और दूसरा क्या हो सकता है कि जो मैग्मा है वो अर्थ के अंदर ही, अर्थ के सरफेस के अंदर ही कूल डाउन हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, तो जो इग्नियस रॉक्स फॉर्म होंगी उनको बुलाया जाएगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब हम बात करेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के लैंड फॉर्म्स के बारे में। ये जो डायग्राम है ये मेरे नोट्स का डायग्राम है, चीज़ों को समझ सकते हैं अपन इससे। देखो, जब हम बात करते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के लैंडफॉर्म्स के बारे में तो एक चीज होती है सिल, SILL, सिल। सिल बेसिकली क्या होती है? सिल इज हॉरिजॉन्टल मोल्टल मैग्मा। ये देखो, ये मेरा जो रेड लाइन में बना रहा हूं, मतलब जो मैग्मा है वो हॉरिजॉन्टल शेप में सॉलिडिफाई हो गया है, इसको बोल देते हैं हम सिल। ये अर्थ के अंदर हो रहा है सब कुछ, लेकिन ये जो मैग्मा है वो हॉरिजॉन्टल शेप में, जो बेडिंग प्लेन है उस बेडिंग प्लेन के एकदम पैरेलल ही सॉलिडिफाई हो गया है, इसको हम क्या बुला देते हैं? सिल बुला देते हैं। इसका एक बढ़िया एग्जांपल है ग्रेट वाइन सिल। ग्रेट वाइन सिल जो है वो इंग्लैंड में देखने को मिलती है। ग्रेट वाइन सिल कहाँ पे देखने को मिलती है? इंग्लैंड में देखने को मिलती है। फिर दूसरा, इधर अगर आप देखोगे तो इसको बोलते हैं डाइक। डाइक क्या होता है? डाइक होता है वर्टिकल मोल्टन मैग्मा, कि ये जो मोल्टन मैग्मा है
वो वर्टिकल शेप में, कुछ कुछ वर्टिकल शेप में सॉलिडिफाई हो गया है, उसको क्या बोल देते हैं? डाइक। डाइक का एक बढ़िया एग्जाम्पल है क्लीवलैंड डाइक। क्लीवलैंड डाइक जो है वो यॉर्कशायर में है। क्लीवलैंड डाइक कहाँ है? यॉर्कशायर में है। फिर एक आपको यहां पे दिख रहा होगा लैकोलिथ, LACCOLITH। लैकोलिथ क्या होता है? लैकोलिथ होता है एक डोम शेप का सॉलिडिफिकेशन। कैसा? डोम सा बना हुआ है और जो मैग्मा है वो सॉलिडिफाई हो गया है और नीचे से एक पाइप है जो कि इसको फीड कर रहा है। तो ये जो डोम शेप का स्ट्रक्चर बनता है इसको बुलाया जाता है लैकोलिथ। क्या बुलाया जाता है? लैकोलिथ। यूएसए में एक उथा नाम की जगह है, वहां पे हेनरी माउंटेन्स हैं। हेनरी माउंटेन्स में लैकोलिथ्स देखने को मिलते हैं। फिर एक टर्म आपको यहां दिख रहा होगा लेपोलिथ। लेपोलिथ बेसिकली क्या है? लेपोलिथ बेसिकली होता है कॉनकेव शेप में, मतलब कॉनकेव सी शेप में जो मैग्मा है वो सॉलिडिफाई हो गया है, इसको हम बोल देते हैं लेपोलिथ। क्या बोल देते हैं? लेपोलिथ। कॉनकेव शेप बोल लो या फिर ये बोल लो कि सॉसर की शेप में जो है उस शेप में ये सॉलिडिफाई हो गया मैग्मा, इसको बोल देते हैं लेपोलिथ। फिर एक टर्म आपको दिख रहा होगा फैकोलिथ, PHACOLITH, फैकोलिथ। फैकोलिथ बेसिकली होता है सांप की सी शेप में, कुछ ऐसे ऐसे शेप में जो है, ऐसे शेप में मैग्मा जो है वो सॉलिडिफाई हो गया है। देखो यहाँ पे ऐसे कुछ शेप में मैग्मा सॉलिडिफाई हो गया है। इस शेप में जब मैग्मा सॉलिडिफाई होता है तो उसको बोलते हैं फैकोलिथ। और फिर बेहद इंपॉर्टेंट बैथोलिथ। बैथोलिथ जो होता है वो बहुत ही लंबा चौड़ा ह्यूज ग्रेनाइटिक मास होता है, मतलब बहुत ही लॉन्ग, बहुत ही अनड्यूलेटिंग और बहुत ही ह्यूज, लंबा चौड़ा ये पूरा एरिया, ये क्या है? लंबा चौड़ा जो शेप में मैग्मा सॉलिडिफाई हुआ इसको बोलते हैं बैथोलिथ। और बैथोलिथ का सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे कंट्री में कौन सा है? रांची प्लेट्यू। रांची प्लेट्यू में बैथोलिथ्स देखने को मिलते हैं। तो अगर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के लैंडफॉर्म्स की बात करें तो ये डायग्राम सफिशिएंट है। सिल क्या होता है बेसिकली? कि जो मैग्मा है वो एकदम हॉरिजॉन्टल शेप में, वो एकदम बेडिंग प्लेन के पैरेलल ही सॉलिडिफाई हो गया है। दूसरा होता है डाइक। डाइक क्या होता है? ये जो मॉल्टन मैग्मा है वो वर्टिकल शेप में सॉलिडिफाई हो गया है। तीसरा होता है लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या होता है? कि जो मैग्मा है वो डोम शेप में सॉलिडिफाई हो गया है और नीचे से एक पाइप है जो कि इसको सप्लाई कर रहा है। चौथा होता है लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या होता है? कि जो मैग्मा है वो कॉनकेव शेप में सॉलिडिफाई हो गया है। फिर पांचवा है फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या होता है? स्नेक के जैसे शेप में जो मैग्मा है वो सॉलिडिफाई हो गया है। और लास्ट है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है? लंबा चौड़ा लॉन्ग ह्यूज ग्रेनाइटिक मास है, सॉलिडिफाई हो गया है। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारी कंट्री का रांची प्लेट्यू, जहां पे ये बैथोलिथ्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, कभी कभी पूछ ले जाते हैं, इनको भी थोड़ा दिमाग में रखना। अब सवाल आता है इग्नियस रॉक्स के क्लासिफिकेशन का। इग्नियस रॉक्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? देखो, एक क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन। कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन के बेसिस पे इग्नियस रॉक्स को क्लासिफाई किया जाता है और तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक्स कौन से होते हैं? ऐसे रॉक्स, ऐसे इग्नियस रॉक्स जो कि अर्थ के सरफेस के बहुत ही अंदर, बहुत ही डीप डाउन सॉलिडिफाई हो गए हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा अंदर सॉलिडिफाई हो जाते हैं, उनको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ग्रेनाइट। क्या एग्जांपल है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वो बहुत गहराई में जाके मिलता है। तो प्लूटोनिक रॉक्स वो इग्नियस रॉक्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा गहराई में बने हुए हैं, बहुत ज्यादा गहराई में सॉलिडिफाई हो गए हैं। दूसरे होते हैं हाइपाबाइसल रॉक्स। हाइपाबाइसल रॉक्स जो हैं वो बेसिकली ये वाले हैं, ये जो हमारा एग्जांपल है, ये जो लेपोलिथ है, ये जो सिल है, ये जो फैकोलिथ है, ये जो लैकोलिथ है, ये जो बैथोलिथ है, ये सब क्या एग्जांपल्स हैं? ये हाइपाबाइसल रॉक्स के एग्जांपल्स हैं। बेसिकली कोई क्रैक है, कोई पोर है, उसमें से वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, उसमें से मैग्मा बाहर निकल रहा है और वो जो मैग्मा है वो अलग अलग शेप्स में सॉलिडिफाई हो रहा है और इस सॉलिडिफिकेशन से लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, रॉक्स बन रहे हैं। इन्हीं को अपन बोलते हैं हाइपाबाइसल रॉक्स। फिर तीसरे होते हैं वॉल्केनिक रॉक्स। वॉल्केनिक एक्टिविटी तो होती है इग्नियस रॉक्स से एसोसिएटेड, तो वॉल्केनिक रॉक्स बन जाते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन तो ये है। दूसरा है बेस्ड ऑन कंपोजिशन। बेस्ड ऑन कंपोजिशन अगर देखें तो मोटा मोटा दो टाइप के रॉक्स होते हैं।
एक होते हैं मेफिक इग्नियस रॉक्स। मेफिक इग्नियस रॉक्स वो होते हैं जो कि मैग्नीशियम में और आयरन में रिच होते हैं। मेफिक इग्नियस रॉक्स वो होते हैं जो कि मैग्नीशियम में आयरन में रिच होते हैं। और दूसरे होते हैं फेल्सिक इग्नियस रॉक्स। फेल्सिक इग्नियस रॉक्स वो होते हैं जो कि सिलिका में रिच होते हैं। फेल्सिक इग्नियस रॉक्स वो होते हैं जो कि सिलिका में रिच होते हैं। फिर सिलिका कंटेंट के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक होते हैं एसिड रॉक्स, एसिड इग्नियस रॉक्स। एसिड इग्नियस रॉक्स होते हैं जिनमें सिलिका का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जैसे अपना ग्रेनाइट। और दूसरे होते हैं बेसिक रॉक्स। बेसिक रॉक्स होते हैं जिनमें सिलिका का कंटेंट बहुत कम होता है, जैसे एक रॉक होती है गैब्रो। क्या नाम है? गैब्रो। बाकी इंटरमीडिएट रॉक्स, अल्ट्रा बेसिक रॉक्स, ये सिर्फ वो है कि सिलिका का कंटेंट कम या ज्यादा हो रहा है। लेकिन मोटा मोटा देखें तो एक एसिडिक रॉक्स होते हैं जिनमें सिलिका का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। दूसरे होते हैं बेसिक रॉक्स जिनमें सिलिका का कंटेंट बहुत कम होता है। सिलिका का कंटेंट जिनमें ज्यादा होता है उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। सिलिका का कंटेंट जिनमें कम होता है उसका एग्जाम्पल है गैब्रो। कंपोजिशन के बेसिस पर अगर देखें तो मोटा मोटा दो ही हैं। एक होती है मेफिक इग्नियस रॉक्स। मेफिक इग्नियस रॉक्स वो होती हैं जिनमें मैग्नीशियम और आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी होती है फेल्सिक इग्नियस रॉक्स। फेल्सिक इग्नियस रॉक्स वो होती हैं जिनमें सिलिका का कंटेंट ज्यादा होता है। अगर कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन के बेसिस पे देखें तो एक होती है प्लूटोनिक रॉक्स। ऐसी रॉक्स जो कि अर्थ की बहुत गहराई में जाके सॉलिडिफाई हुई हैं और फॉर्म हुई हैं, उन इग्नियस रॉक्स को बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। दूसरी होती है हाइपाबाइसल रॉक्स। हाइपाबेसल रॉक्स बैथोलिथ्स हैं, लेपोलिथ्स हैं, लेकोलिथ्स हैं, जो अभी अपन ने पढ़े हैं। और तीसरी होती है वॉल्केनिक रॉक्स। अच्छा, इग्नियस रॉक्स में एक ग्रेनाइट की बात कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइट जो है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, अर्थ के अंदर फॉर्म होने वाला इग्नियस रॉक है। कोर्स ग्रेन्ड होता है, इसके दाने जो होते हैं वो बेहद मोटे होते हैं। ग्रेनाइट के अंदर जो मिनरल्स मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? क्वार्ट्स है, फेल्ड्सपर है, माइका है। मतलब मेनली ग्रेनाइट में जो मिनरल्स मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं? क्वार्ट्स मिलता है, फेल्ड्सपर मिलता है और माइका मिलता है। मिनरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखो कि ग्रेनाइट में प्राइमरीली 3 मिनरल्स मिलते हैं। एक क्वार्ट्स मिलता है, दूसरा फेल्ड्सपर मिलता है और तीसरा माइका मिलता है। ग्रेनाइट जो है वो एसिडिक होता है इन नेचर। दूसरा बसाल्ट की बात कर लेते हैं। बसाल्ट जो है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर फॉर्म होता है, बहुत ही फाइन ग्रेन्ड होता है। इसका दाना जो होता है, इसका जो क्रिस्टल होता है बहुत महीन होता है, डार्क कलर का होता है बसाल्ट। और बसाल्ट के मेन मिनरल्स कौन से हैं? फेल्ड्सपर है, ओगाइट है, ओलिवाइन है। अच्छा, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की अगर बात करें तो गैब्रो भी जो है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। ऑब्सीडियन भी जो है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। देखो, ये जो क्लासिफिकेशन है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि कुछ कुछ चीजें आपके दिमाग में रहें, बिकॉज ये चीजें काम आ जाती हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। तो इसको ढंग से देखो, इन चीजों को समझो, आपको पूरे तरीके से इग्नियस रॉक समझ में आएंगे। फिर दूसरे टाइप के रॉक्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स की कहानी क्या है? एक लैटिन वर्ड है सेडिमेंटम। सेडिमेंटम का लिटरल मीनिंग होता है सेटलिंग डाउन। लैटिन वर्ड है सेडिमेंटम। सेडिमेंटम का लिटरल मीनिंग होता है सेटलिंग डाउन। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये फॉर्म होते हैं सेडिमेंट्स के एग्रीगेशन से और उनके कंपैक्शन से। बेहद इंपॉर्टेंट, सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं सेडिमेंट्स के एग्रीगेशन से और कंपैक्शन से। देखो कहानी क्या है, जो भी रॉक्स हैं इस दुनिया में उनमें वेदरिंग हो रही है। वेदरिंग हो रही है, वो छोटे छोटे दानों में टूट रहे हैं, वो जो दाने हैं वो इरोड हो रहे हैं, वो जो वेदरिंग होने के बाद सेडिमेंट्स हैं वो इरोड हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर रिमूव हो रहे हैं और कहीं जाके एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो पहले हुई वेदरिंग, वेदरिंग के बाद ये जो सेडिमेंट्स टूटे वो रिमूव हुए और किसी दूसरी जगह पे कैरी हुए और किसी दूसरी जगह पे जाके एक्यूमुलेट हुए। और जहाँ पे ये सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट हुए वहाँ पे फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंप्रेशन हुआ, प्रेशर लगा इनके ऊपर, दबे ये, कंप्रेशन हुआ, कंपैक्शन हुआ।
कंपैक्शन का मतलब कि जो भी इनके अंदर एयर और वाटर ट्रैप थी उसको निकाला गया, वो निकल गई। और फिर फाइनली लिथिफिकेशन की शुरुआत हुई, मतलब ये जो सेडिमेंट्स हैं इनके सॉलिडिफिकेशन की शुरुआत हुई, सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्मेशन की शुरुआत हुई। दोबारा सुनो, एक लैटिन वर्ड है सेडिमेंटम, जिसका लिटरल मीनिंग होता है सेटलिंग डाउन। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये फॉर्म होते हैं विद द एग्रीगेशन और कंपैक्शन ऑफ सेडिमेंट्स। कहानी क्या है? पहले कोई रॉक है, कोई स्ट्रक्चर है, उसमें वेदरिंग हो रही है, उसमें से छोटे छोटे सेडिमेंट्स टूट रहे हैं। फिर वो जो सेडिमेंट है उसको रिमूव किया जा रहा है, बहुत सारे रिमूवल के एजेंट्स हैं जैसे एयर है, वाटर है, वो उसको अपने साथ में लेके जा रहे हैं कहीं पे। फिर किसी एक जगह पे उसको डिपॉजिट कर रहे हैं, वो जो सेडिमेंट है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। ये जो सेडिमेंट है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस पे कंप्रेशन होता है, इस पे कंपैक्शन होता है, और जो एयर और वाटर इसके अंदर ट्रैप्ड होती है वो निकल जाती है। और फिर शुरू होता है लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन मतलब सॉलिडिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्स। लिथिफिकेशन इज द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनको भी एक पेज पे लिख लो। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं ये फॉसिलिफेरस रॉक्स हैं, इनके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल्स मिल जाते हैं। बड़ा सिंपल है, देखो कोई ये सेडिमेंट है, ये डिपॉजिट हुआ, फिर हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे टूट गए हों, बहुत सारे लोग मर गए हों, और फिर कोई दूसरा सेडिमेंट का डिपॉजिट आया, तो ये जो पेड़ पौधे लोग बाग दबे इसके अंदर, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉसिल रिमेन्स में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे? बट ऑब्वियस बातें हो जाएंगे। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिलिफेरस एविडेंसेस मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल्स मिलते हैं, तो दे आर फॉसिलिफेरस रॉक्स। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो हमारे ग्लोब का लार्जेस्ट सरफेस एरिया कवर करते हैं। ऑलमोस्ट 75% ऑफ द सरफेस एरिया पे सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर पूरे क्रस्ट में देखें तो इनका जो कंपोजिशन है वो सिर्फ 5% है। मतलब क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है लेकिन स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। स्प्रेड के हिसाब से देखें तो 75% ऑफ द अर्थ सरफेस एरिया के ऊपर, ग्लोब सरफेस एरिया के ऊपर सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलते हैं। लेकिन वैसे क्वांटिटी वाइज देखें तो पूरे के पूरे क्रस्ट में सिर्फ 5% ही सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। और वो आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज इग्नियस रॉक्स जो हैं वो लावा से बन रहे हैं, उनमें लावा मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, कूलिंग हो रही है, तब वो बन रहे हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे सेडिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, फिर कंप्रेशन कंपैक्शन हो रहा है, फिर लिथिफिकेशन हो रहा है। और ये तो हर रोज ही चल रहा है ना, सेडिमेंट का टूटना, उनका ट्रांसपोर्ट होना, फिर कंप्रेशन होना, कंपैक्शन होना। तो इनका जो स्प्रेड है वो स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। ग्लोब के टोटल 75% सरफेस एरिया के ऊपर सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इन टोटलिटी अगर देखें तो पूरे अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 5% ही सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। दो प्रॉपर्टीज, एक तो ये फॉसिलिफेरस रॉक्स हैं, दूसरा ग्लोब के ऊपर लार्जेस्ट सरफेस एरिया को कवर करते हैं। इनके अंदर लेयर्स देखने को मिलती हैं, स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। जैसे हमारा यही वाला डायग्राम देख लो कि ये पहली लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर बन जाएगी, तो इनके अंदर स्ट्रेटा देखने को मिलता है, लेयर्स देखने को मिलती हैं। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ये परमिएबल होती हैं, ये पोरस होती हैं, विच मीन्स कि इनके अंदर से एयर, वाटर, लिक्विड, गैस वगैरह पास हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब एयर, वाटर, लिक्विड, गैस वगैरह पास हो सकती है तो इनमें इरोजन भी खूब सारा होता है, इनमें वेदरिंग भी खूब सारी होती है। और इरोजन और वेदरिंग अगर ज़्यादा होगा तो रॉक लंबा चौड़ा बनेगा या कंपैरेटिवली छोटा बनेगा। बट ऑब्वियस बात है, हर रोज वेदरिंग हो रही है, हर रोज इरोजन हो रहा है, तो जो रॉक है वो उतने मैसिव फॉर्म का नहीं बनता है। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनके ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस लगते हैं, इनके ऊपर टेंसाइल फोर्सेस लगते हैं, तो ये डिफॉर्म हो जाते हैं बाय कॉन्स्टेंटली। कभी हीट लग रही है, कभी हवा लग रही है, कभी पानी बह रहा है, तो कंप्रेसिव फोर्सेस लग रहे हैं, कभी टेंसाइल फोर्सेस लग रहे हैं, तो उसकी वजह से ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ये वेल कंसोलिडेटेड भी हो सकते हैं, मतलब बढ़िया तरीके से कंसोलिडेट होकर एक जगह पे बने हुए हैं।
पुअरली कंसोलिडेटेड भी हो सकते हैं कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेटेड है लेकिन उतना स्ट्रांगली बाइंडेड नहीं है, और अनकंसोलिडेटेड भी हो सकते हैं। अभी अभी कोई सेडिमेंट टूटा है तो उससे सेडिमेंट्री रॉक बनी नहीं होगी, तो वो अनकंसोलिडेटेड भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेडिमेंट्री रॉक्स प्रॉपर्टीज क्या है, एक बार फिर से देखो। एक तो ये फॉसिलिफेरस रॉक्स हैं, इनमें प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल्स मिलते हैं। ग्लोब का लार्जेस्ट सरफेस एरिया ये कवर करते हैं, लगभग 75%। इंपॉर्टेंट, इनमें लेयर्स देखने को मिलती हैं, स्ट्रेटा देखने को मिलता है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो परमेएबल होते हैं, वो पोरस होते हैं, इनके थ्रू एयर, वाटर, लिक्विड गैस पास हो सकता है। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनमें कंटिन्यूसली इरोजन और वेदरिंग होती रहती है, और इसीलिए ये मैसिव फॉर्म में नहीं होते हैं। इनके ऊपर कंटिन्यूसली कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस लग रहे होते हैं, इसलिए इनकी जो शेप होती है वो डिफॉर्म्ड होती है। जो सेडिमेंट्स होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के, वो वेल कंसोलिडेटेड भी हो सकते हैं, पुअरली कंसोलिडेटेड भी हो सकते हैं, इवन अनकंसोलिडेटेड भी हो सकते हैं। ये होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। एक टर्म है बेडिंग प्लेन। बेडिंग प्लेन का मतलब क्या है? कनेक्टिंग प्लेन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेड्स और लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स होती हैं, जैसे एक लेयर ये रही और दूसरी लेयर इसके ऊपर बन गई। इन दोनों लेयर्स को जो प्लेन जोड़ रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है, उसको बोल देते हैं अपन क्या? बेडिंग प्लेन। क्या बोल देते हैं? बेडिंग प्लेन बोल देते हैं। अच्छा, ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनका भी क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। देखो, एक होता है सैंडस्टोन। ये जो सैंडस्टोन है ये बनता है बाय कंसोलिडेशन ऑफ सैंड ग्रेन्स। सैंड ग्रेन्स के कंसोलिडेशन से बनता है सैंडस्टोन। एक होते हैं कॉन्ग्लोमरेट्स। कॉन्ग्लोमरेट्स जो है वो पेबल्स के कंसोलिडेशन से बनते हैं। पेबल्स मतलब कंकड़। वो जो कंकड़ सैंड के साथ में मिलते हैं और कंसोलिडेट होते हैं तो बनते हैं कॉन्ग्लोमरेट्स। एक होता है क्ले रॉक या फिर शेल। क्ले रॉक या फिर शेल जो है वो फाइन सेडिमेंट्स के कंसोलिडेशन से बनते हैं। जैसे सिल्ट और क्ले को जब मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? शेल बनता है। क्या बनता है? शेल बनता है। तो सैंडस्टोन जो है वो बनता है सैंड ग्रेन्स के कंसोलिडेशन से। कॉन्ग्लोमरेट्स जो है वो बनता है पेबल्स और सैंड के कंसोलिडेशन से। क्ले रॉक और शेल जो है वो बनता है फाइन सेडिमेंट्स के कंसोलिडेशन से। ऐसे ही इन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स में एक होते हैं कैलकेरियस रॉक्स। कैलकेरियस रॉक्स वो होते हैं जिनके सेडिमेंट्स में लाइम का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे सेडिमेंट्स जिनमें लाइम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है उनको बुलाया जाता है कैलकेरियस रॉक्स। दूसरे होते हैं कार्बोनेसियस रॉक्स। ऐसे रॉक्स जिनमें वेजिटेशन के रिमेन्स ज़्यादा होते हैं उनको बुलाया जाता है कार्बोनेसियस रॉक्स। तीसरे होते हैं सिलीशियस रॉक्स। ऐसे रॉक्स जिनमें सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होता है उनको बोलते हैं सिलीशियस रॉक्स। बहुत सिंपल। सेडिमेंट्री रॉक्स के क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो एक होते हैं सैंडस्टोन। सैंड ग्रेन्स के कंसोलिडेशन से फॉर्म होते हैं सैंडस्टोन। दूसरे होते हैं कॉन्ग्लोमरेट्स। पेबल्स का सैंड के साथ में जब कंसोलिडेशन होता है तो बनते हैं कॉन्ग्लोमरेट्स। तीसरे होते हैं क्ले रॉक या फिर शेल। फाइन सेडिमेंट्स के कंसोलिडेशन से बनते हैं क्ले रॉक और शेल। दूसरा क्लासिफिकेशन है, एक होते हैं कैलकेरियस रॉक्स। ऐसे सेडिमेंट्स जिनमें लाइम का पोर्शन ज़्यादा होता है। दूसरे होते हैं कार्बोनेसियस रॉक्स जिनमें वेजिटेशन के रिमेन्स ज़्यादा होते हैं। और तीसरे होते हैं सिलीशियस रॉक्स जिनमें सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होता है। बहुत सिंपल सी बातचीत। इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। फिर तीसरे टाइप के रॉक्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स की कहानी क्या है? एक टर्म है मेटामॉर्फोज। मेटामॉर्फोज का लिटरल मीनिंग है चेंज इन फॉर्म। मेटामॉर्फोज का लिटरल मीनिंग क्या है? चेंज इन फॉर्म। सवाल ये आता है कि ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं। देखो, जब किसी प्री एग्जिस्टिंग रॉक में, और प्री एग्जिस्टिंग रॉक कोई भी हो सकती है, जैसे सेडिमेंट्री रॉक हो, इग्नियस रॉक हो या खुद मेटामॉर्फिक रॉक हो, जब किसी प्री एग्जिस्टिंग रॉक में पूरे तरीके से चेंजेस आते हैं, पूरे तरीके से ऑल्टरेशंस आते हैं, और ये जो चेंजेस हैं ये कैसे आ सकते हैं कि जो रॉक है उसका मिनरल कंपोजिशन चेंज हो गया, जो रॉक है उसका टेक्सचर चेंज हो गया, तो जो नया रॉक फॉर्म होता है
उसको बुलाया जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। और ये जो चेंजेस आते हैं ये किस वजह से आते हैं? ये आते हैं टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से, ये आते हैं प्रेशर के चेंजेस की वजह से। कोई प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंजेस आ गए या उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर चेंजेस आ गए, उसकी वजह से उस रॉक का मिनरल कंपोजिशन पूरे तरीके से चेंज हो गया या टेक्सचर पूरे तरीके से चेंज हो गया, तो जो नया रॉक फॉर्म होगा उसको बुलाया जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स। एक टर्म है रीमेटामॉर्फिज्म। ऑलरेडी कोई मेटामॉर्फिक रॉक है और उसमें एक बार फिर से मेटामॉर्फिज्म हो गया, तो इसको बुलाया जाएगा रीमेटामॉर्फिज्म। ये जो मेटामॉर्फिज्म है ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है फिजिकल मेटामॉर्फिज्म। फिजिकल मेटामॉर्फिज्म मतलब जब प्री एग्जिस्टिंग रॉक का टेक्सचर बदल जाए तो उसको बोलते हैं फिजिकल मेटामॉर्फिज्म, कि देखने में रॉक बदल गया। और दूसरा हो सकता है केमिकल मेटामॉर्फिज्म, जब किसी प्री एग्जिस्टिंग रॉक का पूरा केमिकल चेंज ही हो जाए, केमिकल चेंजेस आ जाएं, तो उसको बोलते हैं केमिकल मेटामॉर्फिज्म। बहुत सिंपल। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं? जब किसी प्री एग्जिस्टिंग रॉक में पूरे तरीके से ऑल्टरेशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं, जैसे उसका मिनरल कंपोजिशन चेंज हो गया, जैसे उसका टेक्सचर चेंज हो गया, तो जो नया रॉक फॉर्म होता है उसको बुलाया जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। और ये जो ऑल्टरेशंस हैं, ये जो चेंजेस हैं, वो किस वजह से आते हैं? वो आते हैं टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, वो आते हैं प्रेशर चेंजेस की वजह से। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, लेकिन जब इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है तो ये चेंज हो जाती है और जो मेटामॉर्फिक रॉक बनती है उसको बुलाया जाता है नीस। क्या बुलाया जाता है? नीस। जैसे क्ले है, शेल है। ये क्ले और शेल में जब बहुत सारे प्रेशर चेंजेस आते हैं तो जो नई मेटामॉर्फिक रॉक बनती है उसको बुलाया जाता है शिस्ट। क्या बुलाया जाता है? शिस्ट। सैंडस्टोन है। सैंडस्टोन पे जब बहुत ज़्यादा हीट चेंजेस होते हैं तो जो नई मेटामॉर्फिक रॉक बनती है उसको बुलाया जाता है क्वार्टजाइट। क्या बुलाया जाता है? क्वार्टजाइट। क्ले और शेल की बात हमने करी ली। क्ले और शेल पे जब हीट चेंजेस लगते हैं तो जो नया मेटामॉर्फिक रॉक बनता है वो बनता है स्लेट। अब ध्यान देना, क्ले और शेल के ऊपर जब प्रेशर चेंजेस लगते हैं तो जो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है उसको बुलाते हैं शिस्ट, और क्ले और शेल के ऊपर जब हीट चेंजेस लगते हैं तो जो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है उसको बुलाते हैं स्लेट। कोल है, कोल के ऊपर जब हीट चेंजेस लगते हैं तो जो नया मेटामॉर्फिक रॉक बनता है उसको बुलाते हैं एंथ्रासाइट। ऐसे ही कोल के ऊपर जब हीट और प्रेशर दोनों चेंजेस लगते हैं तो जो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है उसको बुलाते हैं डायमंड। और लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन के ऊपर जब हीट चेंजेस लगते हैं तो जो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है उसको बुलाते हैं मार्बल। और ये टेबल इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है, कभी भी पूछ सकते हैं। ग्रेनाइट जो है उससे कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है? नीस बनता है। क्ले और शेल से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है? सिस्ट भी बनता है और स्लेट भी बनता है। सैंडस्टोन से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है? क्वार्टजाइट बनता है। कोल से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है? एंथ्रासाइट भी बनता है और डायमंड भी बनता है। और लाइमस्टोन से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है? मार्बल बनता है। अच्छा, ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं इनमें मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, इनमें चेंजेस हो रहे हैं। इस मेटामॉर्फिज्म के एजेंट्स कौन कौन से हैं? दो एजेंट्स हमने पढ़ लिए, एक टेम्परेचर है, एक प्रेशर है। टेम्परेचर को हम लिख सकते हैं हीट। जब हीट चेंजेस होते हैं, जब हीट बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है, टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, तो जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक होती है उसका पूरा का पूरा मिनरल कंपोजिशन चेंज हो जाता है और जो नई रॉक बनती है उसको बुलाया जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। दूसरा है कंप्रेशन। कंप्रेशन किस वजह से होगा? प्रेशर की वजह से। जब प्रेशर की वजह से चेंजेस देखने को मिलते हैं किसी प्री एग्जिस्टिंग रॉक में तो जो नई रॉक बनती है उसको क्या बुलाया जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक बुलाया जाता है। तीसरा एक छोटा सा फैक्टर सॉल्यूशन भी हो सकता है। कोई ऐसा केमिकली एक्टिव हॉट वाटर है या गैस है और वो हॉट वाटर या गैस किसी प्री एग्जिस्टिंग रॉक में से पास कर रहा है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी रॉक में कुछ केमिकल चेंजेस आ जाएं और जो नया रॉक बनेगा वो कैसा होगा? वो मेटामॉर्फिक रॉक होगा। आपको क्या याद रखना है कि मेटामॉर्फिज्म के तीन एजेंट्स हैं, एक है हीट,
दूसरा है कंप्रेशन, कंप्रेशन है प्रेशर, और तीसरा क्या है, तीसरा है सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म की अगर बात करें तो एक होता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म या थर्मल मेटामॉर्फिज्म। जब हीट चेंजेस की वजह से किसी प्री एग्जिस्टिंग रॉक में चेंजेस आए तो उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म या थर्मल मेटामॉर्फिज्म। एक होता है डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। जब प्रेशर मेन कंपोनेंट हो चेंजेस के लिए तो उसको बुलाया जाता है डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। जब हीट मेन कंपोनेंट है तो बुला रहे हैं कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म या थर्मल मेटामॉर्फिज्म। जब प्रेशर मेन कंपोनेंट है तो बुला रहे हैं डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। एक होता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। किसी लोकलाइज्ड एरिया में अगर मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर मेटामॉर्फिज्म हो रहा है तो उसको बोल देते हैं कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। और दूसरा होता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। जब किसी लंबे चौड़े एरिया में मेटामॉर्फिज्म हो रहा हो तो उसको बोल देते हैं रीजनल मेटामॉर्फिज्म। इंपॉर्टेंट इसमें दो हैं, एक तो ये थर्मल मेटामॉर्फिज्म और दूसरा डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। मोटा मोटा हमें ये समझ में आ गया कि इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं। इनको अपने हिसाब से नोट्स में प्रिपेयर करना, तैयार करना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर सम अप करें तो इग्नियस रॉक्स कैसे फॉर्म होती हैं? इग्नियस रॉक्स फॉर्म होती हैं बिकॉज ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा एंड लावा। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होती हैं? बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स। और मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे फॉर्म होती हैं? जब एग्जिस्टिंग रॉक्स में हीट और प्रेशर की वजह से चेंजेस आते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होती हैं। इग्नियस रॉक्स के टेक्सचर की अगर बात करें तो टेक्सचर फाइन भी हो सकता है, टेक्सचर कोर्स ग्रेन्ड भी हो सकता है। सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स मिलती हैं, इनमें फॉसिल्स भी मिलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स में फोलिएटेड भी हो सकती हैं, नॉन फोलिएटेड भी हो सकती हैं। फॉसिल्स मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। इग्नियस रॉक्स के मेन मिनरल्स कौन से हैं? क्वार्ट्ज है, फेल्सफर है, माइका है। सेडिमेंट्री रॉक्स के मेन मिनरल्स कौन से हैं? क्ले है, कैल्साइट है, सिलिका है। मेटामॉर्फिक रॉक्स के मेन मिनरल्स कौन से हैं? माइका है, गार्नेट है, क्वार्ट्ज है। इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल्स क्या हैं? ग्रेनाइट है, बसाल्ट है, प्यूमाइस है। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल्स क्या हैं? सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, कोल है। मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल्स क्या हैं? मार्बल है, स्लेट है, सिस्ट है। ये जो इग्नियस रॉक्स हैं वो कहाँ मिलती हैं? वॉल्केनिक रीजन्स में मिलती हैं। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो कहाँ मिलती हैं? रिवर बेड्स में, सेडिमेंट्री बेसिन्स में मिलती हैं। और ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं माउंटेनियस रीजन्स में। इस पूरी बातचीत का अगर सार देखें तो सार है ये रॉक साइकिल। कैसे हो रहा है ये सारा कामकाज? कि सबसे पहले फॉर्म हुई इग्नियस रॉक्स। क्या फॉर्म हुई? इग्नियस रॉक्स। ये जो इग्नियस रॉक्स हैं इनमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेदरिंग हो रही है, इनमें से छोटे छोटे सेडिमेंट्स टूट रहे हैं। ये जो सेडिमेंट्स हैं ये एक जगह पे जाके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, कहीं पे जाके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, फिर उनमें कंप्रेशन हो रहा है, कंपैक्शन हो रहा है और फिर फॉर्म हो रही हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ये जो इग्नियस रॉक्स हैं और ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनके ऊपर हीट और प्रेशर चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं जिसकी वजह से फॉर्म हो रही है मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है इसमें से भी सेडिमेंट्स निकल रहे हैं और ये जो सेडिमेंट्स हैं वो निकलने के बाद एक बार फिर से कंपैक्शन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है और सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म हो रही हैं। इधर ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये मेल्ट हो रही हैं, मैग्मा निकल के आ रहा है। मैग्मा निकल के आ रहा है तो एक बार फिर से मैग्मा कूल होकर इग्नियस रॉक्स बन रही हैं। तो ये जो पूरी साइकिल है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, आइसोलेशन में कुछ भी ऑपरेट नहीं कर रहा होता है। और इसके साथ इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, इन तीनों की बातचीत हमने समझ ली। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब एक लास्ट टॉपिक है, कुछ मेजर मिनरल्स के बारे में और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और ये जो मेजर मिनरल्स हैं ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इनको इग्नोर नहीं करना, ढंग से पढ़ना। सबसे पहला है फेल्सफर। फेल्सफर जो है वो बना हुआ होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन से। मतलब फेल्सफर में और बहुत सारे एलिमेंट्स भी होते हैं लेकिन जो मेन एलिमेंट्स हैं जिनसे फेल्सफर बना हुआ है वो कौन से हैं? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। फेल्सफर की इंपॉर्टेंस क्या है? हमारी आधी अर्थ क्रस्ट जो है वो इसी फेल्सफर से बनी हुई है। फेल्सफर जो है वो लाइट क्रीम कलर का होता है या पिंक कलर का भी होता है।
इसको यूज़ किया जाता है सिरेमिक इंडस्ट्री में और ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, फेल्ड्सफर के लिए जो सबसे कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। और हमारी अर्थ क्रस्ट का जो आधा हिस्सा है वो बना हुआ है फेल्ड्सफर से। दूसरा है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स के मेन एलिमेंट्स कौन से हैं, सैंड है, ग्रेनाइट है, इसमें सिलिका का कंटेंट भी होता है। क्वार्ट्स जो है वो हार्ड मिनरल होता है, और हार्ड होता है इसलिए इट इज जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलता नहीं है। वाइट कलर का हो सकता है, कलरलेस भी हो सकता है। रेडियोज में इसको यूज किया जाता है, रडार में इसको यूज किया जाता है। क्वार्ट्ज जो है वो ग्रेनाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इनफैक्ट क्वार्ट्ज जो है वो सेकंड हार्डेस्ट मिनरल है। सबसे हार्डेस्ट कौन सा है, डायमंड है, और सेकंड हार्डेस्ट कौन सा है, क्वार्ट्ज है। देखो फेल्ड्सफर के लिए दो लाइन तो याद रखना ही रखना। फेल्ड्सफर के मेन एलिमेंट्स कौन से हैं, एक है सिलिकॉन, दूसरा है ऑक्सीजन। और हमारी आधी से ज़्यादा अर्थ क्रस्ट जो है वो बनी हुई है फेल्ड्सफर से। दूसरा क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज के मेन एलिमेंट्स कौन से हैं, सैंड है, ग्रेनाइट है, और इसमें सिलिका का कंटेंट भी मिलता है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड मिनरल है, इसलिए यूजुअली इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। ग्रेनाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फिर तीसरा मिनरल है पायरोक्सिन। पायरोक्सिन में कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं, कैल्शियम मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, आयरन मिलता है, सिलिका मिलता है। हमारी अर्थ क्रस्ट का 10% हिस्सा जो है वो पायरोक्सिन से बना हुआ है। ग्रीन कलर का भी होता है, ब्लैक कलर का भी होता है। फिर एक है एम्फीवोले। एम्फीवोले जो है उसके मेन एलिमेंट्स कौन से हैं, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, सिलिका है, आयरन है, मैग्नीशियम है। हमारी अर्थ क्रस्ट का 7% हिस्सा जो है वो बना हुआ है एम्फीवोल से। ग्रीन कलर का भी हो सकता है, ब्लैक कलर का भी हो सकता है। एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में इसको खूब यूज किया जाता है। फिर एक मिनरल है माइका। माइका किन एलिमेंट से बना हुआ है, पोटेशियम से, एल्यूमिनियम से, मैग्नीशियम से, आयरन से, सिलिका से। हमारी अर्थ क्रस्ट का 4% हिस्सा जो है वो माइका से बना हुआ है। और ये जो माइका है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में यूजुअली मिलता है, और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसको खूब यूज किया जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, फेल्ड्सफर जो है उसके कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा फेल्ड्सफर से बना हुआ है। क्वार्ट्ज के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, सैंड है, ग्रेनाइट है, इसमें सिलिका का कंटेंट भी मिलता है। बेहद हार्ड मिनरल होता है, इसलिए इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ग्रेनाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तीसरा पायरोक्सिन। पायरोक्सिन के एलिमेंट्स कौन से हैं, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका। अर्थ क्रस्ट का 10% हिस्सा फॉर्म करता है पायरोक्सिन। चौथा है एम्फीवोल। एम्फीवोल जो है वो अर्थ क्रस्ट का 7% हिस्सा फॉर्म करता है। पांचवा है माइका। माइका जो है वो अर्थ क्रस्ट का 4% हिस्सा फॉर्म करता है, और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसको खूब यूज किया जाता है। एक है ओलिवाइन। ओलिवाइन के मेन एलिमेंट्स कौन से हैं, मैग्नीशियम है, आयरन है, सिलिका है। ज्वेलरी को बनाने में इसको यूज किया जाता है। और ये जो ओलिवाइन है ये बसाल्टिक रॉक्स में मिलता है। मिनरल्स की अगर बात करें तो एक होते हैं मेटेलिक मिनरल्स और दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं, जिनमें मेटल एलिमेंट्स जो हैं वो रॉ फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में मेटल सब्सटेंसेस होते ही नहीं हैं। मेटेलिक मिनरल्स जो हैं जब उनको मेल्ट किया जाता है तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, लेकिन नॉन मेटेलिक मिनरल्स को जब मेल्ट किया जाता है तो कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। मेटेलिक मिनरल्स जो हैं वो यूजुअली इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स में मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। मेटेलिक मिनरल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के हीट के इंसुलेटर्स होते हैं। मेटेलिक मिनरल्स जो हैं वो हाईली मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, मतलब उनको वायर के शेप में ड्रॉ किया जा सकता है, वायर बनाया जा सकता है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो हैं उनमें मेलेबिलिटी, उनमें डक्टिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो बहुत इजीली टूट जाते हैं। मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं वो लस्चरस होते हैं, उनमें चमक होती है।
लेकिन ये जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनमें चमक नहीं होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स जिनमें मेटल एलिमेंट्स होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स जिनमें मेटल सब्सटेंस होता ही नहीं है। मेटेलिक मिनरल्स को अगर मेल्ट करोगे तो नया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, नॉन मेटेलिक मिनरल्स को अगर मेल्ट करोगे तो नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा। मेटेलिक मिनरल्स जो हैं वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। मेटेलिक मिनरल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के गुड कंडक्टर्स हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के अच्छे इंसुलेटर्स हैं। मेटेलिक मिनरल्स जो हैं उनकी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी बहुत हाई होती है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो हैं उनकी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी हाई नहीं होती है, लेकिन ये जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो बहुत इजीली टूट जाते हैं। मेटेलिक मिनरल्स जो हैं वो लस्चरस होते हैं, उनमें चमक होती है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं उनमें शाइन नहीं होती है, उनमें लस्चर नहीं होता है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने बातचीत की है। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।